नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं चिटी मीडिया हिंदी। और आज हमारे साथ जो मेहमान हमसे जुड़ रही हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम स्वागत करते हैं मधु किश्वर जी का अपने चैनल पर। नमस्ते। मधु जी, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानूंगा कि आप कैसी हैं। कि जिंदा हैं तो इसका मतलब बचे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। जब चारों तरफ हाहाकार मचा है और केवल आयुर्वेदिक तौर तरीके अपना के उसी के आधार पे अभी तक बचे रहे हैं। जी, आपने आयुर्वेदिक तौर तरीकों की बात की, तो आज के समय में सबसे बड़ी जो बहस हो रही है वो आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ की हो रही है। लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, कोई एलोपैथ को सर्वोत्तम बता रहा है, कोई आयुर्वेद को, और दोनों में एक अलग किस्म की लड़ाई सी दिख रही है और दोनों के समर्थक एक दूसरे पे जैसे मानो टूट पड़े हों। तो इस बारे में आपकी राय जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ के इस लड़ाई में आप क्या समझ पा रही हैं, कि आप किसे अच्छा मानती हैं। आयुर्वेद हमारे देश की भारत या जिसको कहें हिंदू सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसकी ज्ञान परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा है आयुर्वेद, योग, प्राणायाम इत्यादि इत्यादि। और आज के दिन सभी दुनिया भर में जैसे योग दिवस जब मनाया जाता है तो कितने दर्जनों देशों में, सैकड़ों देशों में उस दिन कुछ ना कुछ मार्क किया जाता है। वो भी छोड़ो, आप न्यूयॉर्क चले जाइए, वॉशिंगटन चले जाइए, लंदन चले जाइए, पेरिस चले जाइए, आपको वहां खुले में योग करते हुए इतने लोग दिखेंगे जितने भारत में भी नहीं दिखते। क्योंकि यह सिद्ध हो गया है, नासा भी इसका इस्तेमाल कर रहा है और आयुर्वेद से चुराए फॉर्मूला लेके विदेशी कंपनियां तरह तरह के फॉर्मुलेशन बना रही। जैसे इन्होंने हल्दी को भी पेटेंट करने की कोशिश की, आपको मालूम है, हल्दी को भी पेटेंट करने की कोशिश की क्योंकि हल्दी एक बहुत ही पोटेंट हर्ब है। तरह तरह की बीमारियां, इन्फेक्शन से लेकर रेगुलर इन्फेक्शन, जख्म हीलिंग से लेकर कैंसर तक के लिए, ये अब तो सिद्ध हो गया वेस्टर्न लेबोरेटरीज में भी। परंतु ये वही फार्मा कंपनीज जो यहाँ से चुराती हैं ये सारी ज्ञान परंपरा और वहां जाके पेटेंट करके फिर उसको करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में उसका व्यापार चलता है, वो ही पीछे लगी है कि किस तरह आयुर्वेद हिंदुस्तान से कम वैनिश हो जाए। हम संस्कृत भी ना पढ़े, यहाँ पे संस्कृत पढ़ने वाले भी स्कॉलर्स ना हो, क्योंकि संस्कृत के खिलाफ भी साथ ही में मुहिम चला जा रही है। अभी देखिए, जो अभी आपने देखा ही होगा, आईएमए के प्रेसिडेंट, वैसे तो हिंदू नाम है डॉक्टर जयलाल, पर सबको मालूम है, वो मानते भी हैं वो क्रिश्चियन है, और अपनी प्रेसिडेंटशिप का गैर इस्तेमाल बहुत अनएथिकल है कि मेडिकल डॉक्टर होके कोई अस्पतालों में अपना प्रचार धर्म प्रचार करे, ये कन्वर्जन के लिए ये समय का उपयोग करे, अपने पद और ओहदे का उपयोग कर रहे हैं कन्वर्जन्स के लिए। आप बताइए इससे ज्यादा क्या जलालत हो सकती है। परंतु सबसे मजे की बात देखिए, कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त हिंदुत्ववादी सरकार मोदी की है, ये सब पूरी तरह से वेस्टर्न मेडिसिन को, वेस्टर्न साइंस को लुप्त कर देना चाहती है। और ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये मोदी सरकार जो है संस्कृत के माध्यम से और बाकी इन सब माध्यमों से वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न एजुकेशन को तबाह करके हिंदुआइजेशन करना चाहती है और आयुर्वेद के अलावा किसी सिस्टम को चलने नहीं देंगे। अभी सच क्या है? सच ये है कि मोदी सरकार के चलते भी आयुर्वेद को आज के दिन केवल हेल्थ में जो बजट है देश का, उसमें केवल 2% से भी कम पैसा मिलता है। यानी 98% से ज्यादा फाइनेंसेस जा रहे हैं एलोपैथिक के लिए और 2% से भी कम आयुर्वेद के लिए। यानी इतनी
वाहियात अवहेलना हो रही है हमारी उस ज्ञान परंपरा की, जिसने अपनी क्षमता और सुपीरियोरिटी दुनिया भर में सिद्ध कर चुकी है। लोग यहाँ पे आके, जर्मन साइंटिस्ट, अमेरिकन, फ्रेंच, सारे आके यहाँ की ये परंपरा लिए जा रहे हैं। वहां संस्कृत पढ़ के वो ओरिजिनल हमारे ग्रंथों में भी पढ़ रहे हैं, वो जो ग्रेट क्लासिक्स हैं आयुर्वेद की। यहाँ पे संस्कृत भी नहीं किसी को ढंग से पढ़ाई जाने का इंतजाम हुआ। और उसके साथ साथ देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री, कायदे से इसका नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री फॉर एलोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि वो ही प्रचार हो रहा है। अस्पताल कोई खोलना है तो उसका अस्पताल का मतलब ही होता है कि वो एलोपैथिक उपचार होगा। ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स भी खोली जाती हैं, या जिनको पहले वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी केवल एलोपैथिक इलाज मिलता है आपको, वहां पे भी कोई आयुर्वेद का इलाज की संभावना है नहीं। तो इसका मतलब इस मिनिस्ट्री को कायदे से क्या कहना चाहिए? इसको कहना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री फॉर एलोपैथिक मेडिसिन। इसका हेल्थ से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि एलोपैथिक जो पद्धति है वो केवल आपके सिम्टम्स को देखकर उसको दबा सकती है। मान लीजिए आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको किडनी की दवा देंगे, वो पूरे शरीर से कोई लेन देन नहीं है कि किडनी फेल क्यों हुई, इसका बाकी अंगों से, बाकी किस चीज से क्या ताल्लुक है। वो किडनी के लिए जो दवाई देंगे वो भले ही आपका लिवर डैमेज कर दे, उनकी चांदी, क्योंकि आप अब लिवर की दवाई के लिए भी आएंगे। कोलेस्ट्रॉल की आनन फानन में जो स्टैटिन्स हैं, ये सारी दुनिया में सिद्ध हो गया, उसने बहुत नुकसान किया, बहुत लोगों की जाने गई। परंतु कोलेस्ट्रॉल के मापदंड यही तय करते हैं, इतने से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हुआ तो उसको स्टैटिन डालने हैं। अब तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी कह दिया ये बहुत बड़ा स्कैम था जो ये दवाइयां दी गई। अच्छा, अब यानी इनका हेल्थ से कोई लेन देन नहीं। उसके बिल्कुल विपरीत आयुर्वेद जो है वो केवल आपके सिम्टम्स का उपचार नहीं करता, वो आपको हेल्दी जीने की पद्धति से वाकिफ कराता है। ये बुनियादी, और उसमें उसके जो बारीकियां हैं उसमें मैं बाद में आऊंगी। पर नाउ लेट अस लुक एट ये जो हजारों साल पुरानी हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, इसका हाल क्या है पढ़ाई लिखाई के। क्योंकि 2% अगर इस पे खर्चा किया जा रहा है, एजुकेशन का भी बजट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस खोलने में और मेडिकल केवल एलोपैथिक कॉलेजेस खोलने में लग रहा है, ना कि ये बजट जा रहा है कहीं भी थोड़ा बहुत भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस की स्तर को बढ़ाने में। सबसे देखिए बात, आयुर्वेद में आज के दिन भारत में जो असली इलीट वर्ग के स्टूडेंट हैं या सुपर ब्राइट अपने को मानते हैं, वो सब एमबीबीएस में भर्ती होना चाहते हैं। आयुर्वेद में वो बच जाते हैं भर्ती होने के लिए जिनको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल सकती, या वो उनकी इंग्लिश मीडियम नहीं है, या जो भी कारण से। अक्सर हिंदी भाषी, मराठी भाषी, यानी हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, वो बच्चे जो कि अक्सर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, वो पहुंचते हैं। और क्योंकि वो उनके लिए ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, ये सेकंड ऑप्शन के रूप में जाते हैं, तो होता क्या है कि टीचर्स भी फिर वैसे ही मिलते हैं। अब अगर आप चाइना का देखें या हमारे बगल में थाईलैंड में ही देखें, इन दोनों देशों के अलावा और भी कई देश हैं जिन्होंने अपनी जो पारंपरिक नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो थाईलैंड की या चाइना की जो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है, थाईलैंड में जिसको वो ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं, वो सरासर बिल्कुल आयुर्वेद से है, क्योंकि थाई कल्चर पूरी तरह से हिंदुस्तान के कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड रहा है और हम ध्यान नहीं देते, बट इट वाज रियली लाइक एन एक्सटेंशन, पार्ट ऑफ द इंडिक सिविलाइजेशन। वहां पे
वहां का जो मेडिकल एलीट वर्ग है, बड़े बड़े डॉक्टर, लीडिंग एलोपैथ्स भी, उन्होंने मेडिकल रिफॉर्म जब सिस्टम का करने की मुहिम चलाई, डॉक्टरों ने खुद, हमारी IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज तक मेडिकल सिस्टम को सुधारा जाए इसके लिए रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया। अस्पतालों की अवस्था कैसे सुधारी जाए, रत्ती भर प्रयास नहीं किया। और मेडिकल एब्यूज जो है एलोपैथिक सिस्टम में बहुत ज्यादा, उसकी मैं बाद में बात करूंगी, उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। फार्मा कंपनीज जो बहुत ही हार्मफुल ड्रग्स बेचती हैं, पुश करती हैं, और झूठे झूठे मापदंड करके, जैसे शुगर की बीमारी, शुगर का आपकी कितनी शुगर हाई शुगर में आएगी, वो भी मैनिपुलेट करवा देते हैं कि इतने के ऊपर आपका गया तो आपको दवाई खानी चाहिए शुगर की। तो बहुत से लोग तो बेवजह दवाइयां खा के मर रहे हैं। वहां पे थाईलैंड में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मुहिम चलाई कि हमारे एलोपैथिक के साथ इंटेग्रेट करना ही पड़ेगा हमें, ट्रेडिशनल हमारे जो मेडिकल सिस्टम्स हैं वो आयुर्वेद से जुड़े हुए, और हर हॉस्पिटल में और हर जगह आपको हर स्तर पे वो दिखेगा। ये भी चाइना में भी है। उन्होंने कितने बड़े मॉडर्नाइज होते हों, परंतु उन्होंने भी अपना ट्रेडिशनल चाइनीज हीलिंग मेथड्स हैं, उन्होंने सारी दुनिया में फैलाए हैं। उन्होंने अपना छोड़ने की बजाय उसको पूरी तरह इंटीग्रेट किया है अपने मॉडर्न सिस्टम में। यहाँ ये हर वक्त ऐसे बात करते हैं जैसे आयुर्वेद कोई क्वैकरी हो, और क्वैकरी की तरह ट्रीट करके इसको बिल्कुल वाइप आउट कराना चाहते हैं। पहले हमारे जो वैद्य थे वो पारंपरिक गुरुकुल जिसको कहते हैं, गुरु परंपरा से निकलते थे, जहां आप ग्रेट मास्टर्स हैं आयुर्वेद के, उनसे सीख के उस पद्धति में सीखते थे आयुर्वेद को। और उस पद्धति में आप केवल ये नहीं, किसी को पेट में दर्द है तो ये दवाई दे दो, किसी का सर में दर्द है एस्पिरिन नहीं तो कोई आयुर्वेद का नुस्खा, ऐसे नहीं होता है। वो डायग्नोस्टिक जो तरीका है उसमें आपका आहार कैसा है, आपका चेहरा कैसा है, आपके स्टूल का कलर क्या है, मतलब इतनी बारीकी से उस व्यक्ति को पूरी तरह समझने का प्रयास होता है जो असली वैद्य होते हैं। और दूसरा, आयुर्वेद का जो बुनियादी प्रिंसिपल है, आहार ही उपचार है। और इसी वजह से हमारे जो पारंपरिक हिंदुस्तान का खाना है, भारतीय खाना है, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे गुजरात का हो, हमारी हर किचन, ट्रेडिशनल पारंपरिक किचन एक मिनी वैद्यशाला है। हमारे जो जिनको हम स्पाइसेस, ये तो विदेशियों ने इन्हें स्पाइसेस कहना शुरू किया, ये स्पाइसेस नहीं, ये हर्ब्स हैं। चाहे वो हल्दी है, धनिया है, जीरा है, हींग है, तेज पत्ता है, और आप पूरी लिस्ट ले लीजिए जिनको इन्होंने स्पाइसेस कहना शुरू किया। हमारे यहाँ ये हर्ब्स होती थी, ताकि जो खाना आप खा रहे हैं, अब जैसे ये नहीं है कि हर चीज में आपने धनिया डालना है या हर चीज में हींग डालनी है। कौन से खाने में हींग कब डालनी है, कौन से खाने में धनिया और जीरा डालना है, कहाँ केवल धनिया डालना है, वो ऑफसेट बैलेंस उसकी खाने की पद्धति समझ के, खाने की जो गुण समझ के, उस सब्जी के या उस दाल के या ये सब तय होता था कि कब कहाँ। ये जो आजकल इंडियन फूड है, ढाबा फूड है, एक ही मसाला बनाओ और सब में डाल दो, चाहे बैंगन है चाहे चिकन है, एक जैसा स्वाद है, क्योंकि वो इंडियन फूड नहीं होता था। मेरे घर में मेरी माँ का बनाया खाना, मेरी नानी या दादी का बनाया खाना बहुत बारीकी से, और किस मौसम में कौन सी सब्जी खानी है, कौन से दिन में खाना है खाना, रात में क्या नहीं खाना, किस मौसम में कितनी मात्रा में क्या खाना है, ये सारा सीजन के अनुसार और फ्रेश खाना है। ये नहीं कि आप
प्रोसेस फूड और 3-3 महीने फ्रिज में रख के या 6 दिन भी फ्रिज में रख के, ये भी पद्धति कभी हमारे हिंदू परिवारों में नहीं होती थी। ये आयुर्वेद आयुर्वेद की ही सीख है कि ताजा पका खाना खाइए हर वक्त का। फ्रिज के आने के बावजूद भी जो पारंपरिक हिंदू परिवार हैं वो उसी पद्धति से 3 वक्त ताजा खाना बनता है। ये नहीं है कि आपने फ्रीजर में स्टोर करके रख दिया और खाए जाओ, जो कि वेस्ट की पद्धति कई मॉडर्निस्ट ने अपना ली। अब जो हमारी बीएमएस की ये जो डिग्री देते हैं एजुकेशन, क्योंकि वो परंपरा से तोड़ के आज के दिन किसी बड़े वैद्य को नौकरी नहीं मिल सकती अगर उसके पास सरकारी डिग्री नहीं है। उससे क्या होता है कि जो सरकारी क्यूरिकुलम है उसके अनुसार आपको आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है, जो कि इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा दिया है। जो सरकार हमारी हिस्ट्री क्यूरिकुलम में ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकती, इस देश की इतिहास को ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकती, जो इस देश का भूगोल ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकती, जो इस देश की जैसे ग्रेट मैथमेटिकल इंडियन मैथमेटिक्स को दरकिनार करके जो मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री फेटरी क्या क्या करवाते हैं, वो सारी आर्किटेक्चर हमारी सारी ट्रेडिशन को तबाह कर दिया, वो ईमानदारी से नहीं पढ़ा सकते। हमारी ज्ञान परंपराओं से तोड़ के वो अंग्रेजी हुकूमत की दी हुई जो ज्ञान परंपरा है उसका भी घटिया स्वरूप, हमारी जेएनयू जिसको हम बड़ा एलीट मानते हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का या कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्लम है, उसका घटिया स्वरूप है। क्योंकि नकलची बंदर तो फिर क्या हो सकते हैं, कोई उसकी अपनी ज्ञान परंपरा से कोई बात निकलती नहीं है। तो इसी किस्म से आयुर्वेद का जो सिलेबस है और जो ट्रेनिंग है वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा दिया गया है। और ये उनको समझाया जाता है नंबर 1 कि आप एलोपैथिक के तौर तरीके समझ नहीं है आपको, उन्हीं की तरह वो टेस्ट कराना है, किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट, फलां टेस्ट, वो टेस्ट, उसके अनुसार ही आपको प्रिस्क्रिप्शन देनी है। चलिए टेस्ट करा लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जो आयुर्वेद के अनुसार आपके बॉडी के दोष समझने की जो पद्धति थी वो कितनी बारीकी है। जैसे नाड़ी परीक्षा, अच्छे से अच्छे वैद्य केवल आपकी नाड़ी देख के, आपकी आंख और आपकी चेहरे की रंगत देख के बता सकते थे आपका क्या दोष होगा। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं एक तिब्बतन वैद्य के पास गई, केवल नाड़ी देख के, हमारे मित्र भी एक थे उनके साथ, उनको केवल नाड़ी देख के उन्होंने कहा आपका जो 4th वर्टेब्रे है ना वो पूरी तरह फ्यूज हो गया, आप जाके बेशक चेक करा लीजिए एक्सरे में। बिल्कुल 4था वर्टेब्रे आपकी स्पाइन का इसमें ये है, यहाँ तक इतनी बारीकी से, ये मेरी आंख के देखी बात है, बिना किसी मशीन की मदद के, बिना किसी और, केवल नाड़ी परीक्षण से। अब इतनी बारीक वो जो नॉलेज है वो क्योंकि उन्होंने एक अपनी माँ से जो भी वैद्य थी उनसे सीखी थी, तो वो उसी पद्धति से चल रही थी। और देखिए तिब्बत में, हालांकि तिब्बतन कम्युनिटी रेफ्यूजी स्टेटस के में रह के दुनिया भर में फैली हुई है, उनका कोई देश बचा नहीं, एक धर्मशाला हेडक्वार्टर बना है तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल का। उसके बावजूद दलाई लामा से लेकर उनके सब टॉप लोग जो हैं केवल तिब्बतन वैद्य की दवा खाते हैं, और वो भी आयुर्वेद से ही पे ही आधारित है, वो उसको जिंदा रखे हैं। तिब्बतन कम्युनिटी अगर सैन फ्रांसिस्को में भी है तो उसको जिंदा रखिए, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप उसी का इस्तेमाल करती है। उनकी टॉप लीडरशिप आए दिन अपोलो अस्पताल में एडमिट होने या किसी और ऐसे आनन फानन वाले अस्पताल में एडमिट होने नहीं आते। अब इतनी जो, उसके अलावा ये जो आयुर्वेद की डिग्री दी जा रही है कॉलेजेस में घटिया सी, इनको बताया तो जा रहा है कि आपने एलोपैथिक के सिस्टम्स को अडॉप्ट करना है, परंतु उसकी समझ कैसे आएगी उन्हें, अंग्रेजी मीडियम तो है नहीं। अब जैसे चाइना है या थाईलैंड है,
जो भी ज्ञान है, चाइना में तो ये हालत है कि कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में, कोई अमेरिका में जो भी लेटेस्ट साइंस टेक्नोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट पे लेटेस्ट ज्ञान वर्धक बात किताब छपी, 6 दिन के अंदर अंदर उसकी ट्रांसलेट करके वो चाइनीज में छाप देंगे। यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। तो जो हमारे हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो बेचारे उस नॉलेज को, उसको आंकलन करने के लिए कैसे उनके पास क्षमता आएगी, वो भी नहीं है। परंतु उसके डिसिप्लिन में उनको रहना है। अब देखिए, ये जो मैं कहा था शुरू में कि मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री बना तो दी, पर आयुष मिनिस्ट्री को जैसे आयुर्वेदिक कॉलेजेस बहुत ही निम्न स्तर पर रखे गए हैं, उनमें कोई वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिसर्च के प्रावधान नहीं। इसी किस्म से आयुष मिनिस्ट्री, सॉरी, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आयुष मिनिस्ट्री को रख के ये मैंडेटरी बनाया है। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोली है दिल्ली में कुछ 4-5 साल पहले, बड़े फैनफेयर के साथ खोली, परंतु उनको कोई रिसर्च करनी है तो उनको एलोपैथिक स्पेशलिस्ट अपने साथ रखने पड़ेंगे। आयुष मिनिस्ट्री क्या प्रिस्क्राइब करे, क्या नहीं करे, वो कोरोना ट्रीट कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये कौन तय करता है? ये हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि आईसीएमआर से डोमिनेटेड है, एलोपैथ से डोमिनेटेड है। तो उनके नीचे गुलाम की अवस्था में, गुलामी की अवस्था में रखा जा रहा है हमारे आयुर्वेद की मिनिस्ट्री को भी। और ये भी मैं आपको बताऊं, दुख की सबसे बड़ी बात है कि जो लोग, मान लो वैद्य, और मुझे खुद बताया कुछ लोगों ने, उनमें से किसी ने अगर बाबा रामदेव के बचाव में बात की तो नौकरी गई, नौकरी गई, ये डर है। यानी आयुर्वेद को सेंसर करने के लिए उनके ओपिनियन, उनको वो फ्रीडम नहीं है जो इस दबंग आईएमए के प्रेसिडेंट को है कि 100 गालियां दे रहा है, प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है, देश को गालियां दे रहा है, संस्कृत को गालियां दे रहा है, हमारी सारी परंपराओं को गाली दे रहा है। उसको डर नहीं है कि उसकी नौकरी चली जाए। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.